बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मुझे हमजा भट्टी कहते हैं। नाज़रीन, ये मट्टी है हिम्मतों की, ये मट्टी है कुर्बानियों की, हर संग पे छुपी है ताकत, ये मट्टी है एक कहानी। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के मामलात पे अमेरिका की जानिब से भी जो है वो आगे बढ़ते हुए इक़दाम सामने आए। पाकिस्तान और भारत को जौहरी तसादुम से दूर किया। अमेरिकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी मुआहदा मुमकिन हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़ल थे। मैंने इन्हें कहा कि अगर जंग से बाज ना आए तो कोई तिजारती मुआहदा नहीं होगा। तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ दिनों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का एक मरहला जारी था, जिस पे पाकिस्तान बारहा ये बात बावर करवाता रहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। पहलगाम में जो वाक़या हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं और गैर जानिबदाराना तौर पर तहकीकात के लिए हम बिल्कुल ताबन करने को भी तैयार हैं। लेकिन भारत ने हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए, भारत ने जंगी जुनून को सवार करते हुए पाकिस्तान पर पैर दर पैर जो है वो वार किए, रात के अंधेरे में वार किए। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और बैनुल अक़वामी सतह पर बावर करवाने की कोशिश की कि भारत की जानिब से जंग मुसल्लत की जा रही है। बैनुल अक़वामी सतह पर यह बावर करवाने के बावजूद भारत अपनी हट धर्मी से बाज ना आया। पाकिस्तान ने बिल आखिर फिर जवाब देने का फैसला किया और ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के नाम से पाकिस्तान ने स्टार्ट किया ऑपरेशन। और फजर के औकात में पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से F-1 मिसाइल के थ्रू भारत को वाज़े पैगाम दिया और पाकिस्तान के हवाई खलाबाजों ने भरपूर तरीके से भारत को जवाब दिया। फिर भारत ने सीज फायर के लिए अमेरिका की तरफ कदम बढ़ाया, हाथ बढ़ाया। फिर पाकिस्तान के सामने सीज फायर का ऑप्शन आया और पाकिस्तान ने उसको तस्लीम किया और फिर से ये बात बावर करवाई कि हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते थे, लेकिन हम पर जंग अगर मुसल्लत की जाती है तो हम भरपूर तरीके से अपनी सालमियत की खातिर, अपने बका की खातिर, अपने रियासती फर्ज की खातिर भरपूर तरीके से इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देंगे। मगर हम दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मजम्मत करते हैं। किसी भी मुल्क में, किसी भी जगह पर, किसी भी मजहब पर अगर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां होती हैं तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। नाज़रीन, इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया आयशा नुमान साहबा ने, तज्जियाकार हैं। आयशा साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया आसिफ बाजवा साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का ताल्लुक है। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बाजवा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। भारत ने भरपूर तरीके से पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने उसका मुकाबला किया, उसका तमाम और फिर जवाब दिया भारत के ना रुकने पर और भरपूर जवाब दिया। बाजवा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बाजवा साहब, आपको आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आयशा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, आप इस रिस्पॉन्ड के लिए क्या नुक्ता नजर है आपका? हमजा, मुझे आपकी आवाज बहुत एको हुई आ रही है। अभी आयशा आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? अभी आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी बिल्कुल, अब सुन पा रही हूँ। और एक्चुअली आपका प्रीव्यू का जो भी आपने बात की वो आपकी तरफ से म्यूट था, तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं सुन सकी। भारत पे पाकिस्तान ने जब जवाब दिया, भारत अपनी हटधर्मी पर बरकरार था। भारत जो है वो पाकिस्तान के मना करने पर जंग मुसल्लत करने पे तुला हुआ था। पाकिस्तान ने फिर भरपूर तरीके से आगाज किया और जवाब दिया और उसके बाद फिर सीज फायर की तरफ भागा भारत और अमेरिका को कहा कि हमारी पाकिस्तान से जान छुड़वाई जाए।
जी हमजा, देखें जैसा कि आपने पाक भारत जंग की बात की है, तो सबसे पहले तो देखें हमने जो है भारत को इस दफा ऐसी धूल चटाई है कि भारत जो है वो आने वाले कई सालों तक जो है ये शिकस्त याद रखेगा। आप जब बात करें पाक भारत जंग की, तो अभी अभी मैंने सुन रही थी मोदी साहब का बयान। मोदी साहब का बयान एक ऐसे शख्स का बयान, एक शिकस्त खोरदा बयान, जिसके हर लफ्ज से, जिसके हर लहजे से जो है वो शिकस्त झलक रही थी। अब जनाब उन्होंने एक नया बयानिया गढ़ा है कि पाकिस्तान ने जो है वो अपने पास दहशत गर्द पाल रखे। पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों का ठिकाना। देखिए पहलगाम वाकया जब पेश आया था, तो पाकिस्तान ने सबसे पहले जो है वो तहकीकात की पेशकश की थी। ऑफिशियली तौर पर जो है ये इंडिया को कहा गया था कि आप अगर चाहें तो इस मामले की तहकीकात करवा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये हमेशा से इंडिया का वतीरा रहा है कि इंडिया जो है वो इल्जाम साबित करने की बजाय इल्जाम धरने पर ज्यादा यकीन रखता है। और यही हुआ पहलगाम वाकये को आड़ बनाकर, जिस तरह से ठीक 2 हफ्ते तक ये धमकाता रहा पाकिस्तान को आंखें दिखाते रहे और पाकिस्तान को तरह तरह की जो है वो बातें सुनाते रहे। तो उसके बाद इनका जंगी जुनून, ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, ये मोदी का जो फैशिज्म है, इसने जनाब जन्म लिया और फिर दोबारा से एक नई जंग का आगाज किया गया। अब आगाज के बाद जिस तरह से इन्होंने मिसाइल दागे, ड्रोन्स भेजे, हमने बहुत सब्र तहम्मुल का जो है वो मुजाहिरा किया। यहाँ तक कि इतना हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया कि पाकिस्तानी कौम भी जो है वो बिलबिला उठी कि भाई जवाब दो, जवाब क्यों नहीं देते। उसके बाद जिस तरह से जो है वो हमारी नेशनल एक्शन कमेटी ने जो है वो इजलास के बाद फैसला किया कि अब जो है हम इंडिया को भरपूर जवाब देंगे। और हमारे DGISPR ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भी ये कहा कि हम जब जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी। और जिस तरह से जवाब दिया, यकीनी तौर पे वो दुनिया ने देखा भी, दुनिया ने सराहा भी। और इसी वजह से जो है वो बरतानवी जो जरीदा है टेलीग्राफ, उसने पाकिस्तान फिजाइया को जो है वो फिजाओं का बादशाह करार दिया। तो जनाब ये मोदी साहब, ये आपको करार नहीं दिया, ये पाकिस्तान के शाहीनों को करार दिया है। वो इस वजह से करार दिया है कि हमारी पाकिस्तानी कौम, हमारे पाकिस्तानी जो हमारे सिपाही हैं, वो जिस जज्बे से लड़ते हैं, वो जज्बा आपके पास मौजूद नहीं है। आप सिर्फ धमका सकते हैं, आप सिर्फ लड़ा सकते हैं, आप सिर्फ इल्जाम लगा सकते हैं। अगर आपने वाकई किसी बात को साबित करना था, तो फिर आप पहलगाम वाकये की तहकीकात का ऐलान करते, आप ओपन ट्रायल में दाखिल होते और फिर जनाब आप फिर वहां पे दूध का दूध और पानी करते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपकी नीयत तो जंग करने की थी। लेकिन वो जो जंगी जुनून मोदी साहब के सर पे सवार था, वो जुनून हमने ऐसा उतारा है, उसका भूत हमने ऐसा उतारा है कि अब शायद मोदी साहब जो है वो दोबारा जंग करने का सोचेंगे नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मोदी साहब यकीनी तौर पे कुछ और ऑप्शंस पे जरूर गौर कर रहे होंगे। लेकिन इनके तीनों सर्विसेज चीफ ने जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनके चेहरे लटके हुए दिखाई दिए, इनका अपना मीडिया जिस तरह से लान तान करता हुआ दिखाई दिया, फिर इनके अपने मुल्क में मोदी के खिलाफ जो एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है, अब वो जनाब मोदी साहब खुद ही भुगतेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सब के बाद जो है, जिस तरह से पाकिस्तान फिजाइया ने अपने फतह के झंडे गाड़े हैं, इसके बाद मुझे मोदी साहब जो है वो इलेक्शन जीते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये सब ड्रामा जिस खातिर रचाया गया था, अब वो जो है वो बहाना शायद मोदी साहब के अपने गले पड़ गया है। और अब मोदी साहब जो है वो अपनी ही मुल्क में मौजूदा अपोजिशन जमातों को जो है वो जवाब देते देते थक जाएंगे। तो हमने जो पाकिस्तान ने जो इंडिया के साथ किया है, जो भारत को इस दफा हमने जवाब दिया है, वो जवाब मेरे ख्याल से अब इसको जो है वो हर मोड़ पर उसको सुनना पड़ेगा, हर जगह पर इसको इस हकीकत का सामना करना पड़ेगा। आप CNN की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, आप BBC की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, आप बैनुल अक़वामी मीडिया उनके सहाफ़ियों की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, जिस तरह से हर जगह मोदी को हजीमत का शिकार बनना पड़ रहा है, वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। आयशा साहबा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मोदी सरकार जो है वो इलेक्शन के लिए ये तमाम तर इक़दामात कर रही थी, माजी में भी हमने देखा हर दौरे हुकूमत में जब मोदी जो है वो इनकी बरसरे इक़्तिदार ये रहे, इनकी हुकूमत रही है, तो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हुए नजर आए। अपने ही जो है वो देश के रहने वाले लोगों को भी इन्होंने निशाना बनाया, उनको भी टारगेट किया और फिर वो सहमति गेन करने के बाद इलेक्शन में जीत का सामना करना पड़ता रहा। तो अब भी जो भारत के अवाम है उनको इस चीज को वाज़े तौर पर समझना चाहिए कि ये RSS की स्ट्रैटेजी जो है ये अभी भी उभरती हुई नजर आ रही है। देखिए हमजा, हम अगर इंडिया की एक जमहूरियत पर नजर डालें, तो इंडिया में हमेशा से जिस तरह से अक़लियतों को
فیشزم کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. خاص طور پہ میں یہاں پر تذکرہ کرنا چاہوں گی مسلمانوں پر، مسیحیوں پر، جس طرح سے وہاں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے وہاں پر موجود ایک بریانی سینٹر ہے جس کا نام پاکستان کے ایک شہر کراچی کے نام سے منسوب ہے، تو اس کو آج توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا. مطلب یہ اتنے تنگ نظر ہیں، یہ اتنے فاشسٹ ہیں، یہ اتنے زیادہ جو ہیں وہ نفرت رکھنے والے جو ہیں. یہ میں خاص طور پر پورے انڈیا کو، بھارت کے لوگوں کو تو نہیں کہوں گی کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو امن پسند ہیں، جو دانش مندانہ سوچ رکھتے ہیں. تو ایک خاص طبقہ ہے جو کہ اس طرح کی ذہنیت کا حامل ہے. تو آج دیکھیے، آج بھی ہمیں وہاں پر جو ہے یہی غصہ، یہی فرسٹریشن، یہی جو ہے وہ ایک خوف کا عالم نظر آ رہا ہے. تو اس طرح سے دیکھیں جمہوریتیں نہیں پنپتی. اگر مودی نے واقعی ہی جواب دینا ہے عالم پوری دنیا کو، اگر اس نے واقعی میں انڈیا کو جو ہے ایک جمہوری ملک بنوانا ہے، اگر اس نے واقعی ہی انڈیا کا سکہ منوانا ہے، تو سب سے پہلے اس کو اپنے گھر میں موجودہ خلفشار کو جو ہے ختم کرنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس جنگ کے دوران جو ہے یہ سکھ ایک جو ان کی ریجمنٹ تھی، اس نے بھی جنگ لڑنے سے انکار کر دیا تھا. اب وہ کیوں کیا تھا جناب؟ وہ پاکستان تو اس کے پیچھے نہیں تھا. اس کا تو جواب مودی صاحب آپ کو خود دینا ہوگا. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ڈسکریمنیشن ان کے ملک میں اس وقت موجود ہے، ان کے طرز حکومت میں، ان کی آئیڈیالوجی میں، ان کی جو ہے وہ پالیسیز میں، کہ وہاں کے جو طبقے ہیں، مختلف اقلیتیں ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ مودی کے خلاف ہو چکے ہیں. یہاں تک کہ اپنے لوگ بھی مودی کے خلاف ہو اپنے چکے لوگ ہیں. بھی مودی کے مجھے خلاف ہیں. اچھے سے ٹھیک ہے یاد ہے. عائشہ صاحبہ، آپ کا پوائنٹ آیا. باجوہ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. باجوہ صاحب، پاکستان نے بھرپور طریقے سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا. F-1 میزائل اور شاہین گرجتے رہے اور برسے بھی بھارت کو منہ کا کھانا پڑی اور پھر سیز فائر کے لیے بھاگتے ہوئے نظر آئے. کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایک اسلامی اور نظریاتی ملک ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی جو عوام ہے وہ اپنے ہمسایوں سے کسی بھی صورت لڑنا نہیں چاہتے. مثال کے طور پہ پاکستان کے ایک سابق پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے، آپ نے بھی رہنا ہے، ہم نے بھی یہاں پہ رہنا ہے. اور مودی صاحب جو ہیں، ان کی جو سوچ ہے وہ بڑی متعصبانہ ہے. وہ سیاسی سوچ کے عمل نہیں ہوئی ہے، ان کی سوچ سیاسی نہیں ہے، لیکن وہ سیاسی مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے پہلگام کا واقعہ جو ہے اس کو ایک فالس فلیگ کے طور پہ انہوں نے اس کو پلان کیا، کانسپریسی کی، اور پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک اٹیک کر دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اس وقت پولیٹیکل رجیم ہے، جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے، اور پاکستان کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان لوگوں نے بہت تحمل، بردباری اور برداشت کا مظاہرہ کیا. اور سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کے سیاسی لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا اور کہا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ بھارت کے جو میڈیا ہے انہوں نے وہ ادم مچایا، وہ شور شرابہ کیا کہ جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تھا. لیکن میں آپ کو اور آپ کی طرح کے دیگر چینلز کے تمام میڈیا پرسنز کو، چاہے وہ کوئی نیوز ریڈر ہے، چاہے وہ کوئی نیوز کاسٹر ہے، چاہے وہ کوئی ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، یا کوئی اینکر پرسن ہے، یا کوئی تجزیہ نگار ہے، میں کہتا ہوں کہ کسی بھی ایک چینل کے کسی بھی ایک فرد نے کہیں بھی کمزوری نہیں دکھائی، اور پاکستان کے موقف کو بھرپور طریقے سے دنیا میں پیش کیا. اور آج دنیا کا طاقتور ترین شخص جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور اس کے بعد جو یو این او کا انتونیو گوتریس جو یو این او کا سیکرٹری جنرل ہے، یہ دونوں اشخاص جو ہیں دنیا کے ٹاپ میں بااثر ہیں. آج وہ آپ لوگوں کے پاکستان کے میڈیا کی وجہ سے، پاکستان کے حکومت کے موقف کی وجہ سے، پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف کے سٹرانگ موقف کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم ایک دفعہ پھر انٹرنیشنل لیول پہ
मसला कश्मीर को उजागर करने में कामयाब हो चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से आपने उनके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को कंडेम किया और आपके मेहमानों ने, आपके तज्जिया निगारों ने, तमाम लोगों ने उसको कंडेम किया। पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो ये समझता है कि पाकिस्तान का मीडिया जो है उसने ये मीडिया वार भी जीत ली है इंडिया के खिलाफ, भारत के खिलाफ। उसके बाद जिस तरीके से 10 मई की सुबह को पाकिस्तान की अफवाज ने रात के अंधेरे में नहीं, सुबह दिन के उजाले में जिस तरीके से उन जगहों पे हमला किए हैं, हमलावर हुए हैं, जहां जहां से पाकिस्तान के रहायशी इलाकों में, जहां जहां से पाकिस्तान की मसाजिद में, जहां जहां से लोगों के मासूम लोगों के घरों में निशाना बनाया गया, इन्होंने उनके बेस थे वहां पे इन्होंने अटैक किए हैं और उनको ऐसी इबरतनाक सबक सिखाया है कि आइंदा भारत ये जुर्रत नहीं करेगा कि किसी किस्म का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सके। और पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की अवाम ने, बिलखसूस अवाम ने जिस गर्मजोशी के साथ, जितनी जुर्रत और बहादुरी के साथ पाकिस्तान के फिजाइया ने अटैक किए हैं, उसको सपोर्ट करने में मीडिया के साथ साथ अवाम ने भी जश्न भी मनाया है और उनको सपोर्ट भी किया है। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर आप जाएं तो मोदी साहब की जो देखें, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तमाम सियासी जमातों ने, मैं रिपीट कर रहा हूँ लफ्ज को, उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ को और पाकिस्तान की फौज को उन्होंने सपोर्ट किया है। उसके बरक्स मोदी साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी है, मैंने कई प्रोग्राम चेक किए हैं, देखे हैं, मुझे उनकी वीडियोस भी मसूल हुई हैं जहां पे वो क्रिटिसाइज करते रहे हैं। लेकिन जब से 10 मई का सूरज तुलू हुआ है, उसके बाद उसका मीडिया, भारत का मीडिया भी शर्मसार है, शर्मिंदा है, और वहां पे टीवी पे बैठने वाले लोग भी शर्मिंदा है। और वो लोग जो पहले डाउट क्रिएट करते थे, जो समझते थे कि ये दुरुस्त इल्जामात नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ, कि उन्होंने जो पहलगाम किया है वो कहते थे कि पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान ने हमेशा कंडेम किया है और कभी भी दारंदाजी नहीं की, और ना पाकिस्तान की ये कभी भी ख्वाहिश रही है कि किसी दूसरे के घर में हम दारंदाजी करें। लेकिन आज मोदी साहब मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आज ट्रंप से लेके एक आम आदमी तक सब के सब लोग मोदी साहब को समझते हैं कि उन्होंने ये झूठा इल्जाम लगाया था और पाकिस्तान की फौज ने उसका दाग धो दिया है। और इन्होंने कहा था कि हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं, लेकिन उन्होंने आजमा के देख लिया और पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया, इवन के एक आम आदमी से लेके एक जर्नैल तक, एक आम आदमी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक, सब एक ही पेज पे थे कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उसको वो सबक सिखाएंगे, वो याद रखेगा। आज उन्होंने देख लिया कि इस पॉइंट पे पाकिस्तानियत की वजह से पाकिस्तान एक मुट्ठी में है, एक जगह पे है, और ये शीशा पिलाई हुई दीवार है। इंशाल्लाह आइंदा भारत जुर्रत नहीं करेगा कि इस किस्म की शरारत भी कर सके। आयशा साहबा, ट्रंप के क़यादत में पाकिस्तान को एक अजीम शराकतदार मिला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर यह पैगाम सामने आया। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका कई दहाइयों से करीबी शराकतदार हैं। पाकिस्तान और अमरीका ने दुनिया में अमन और सलामती के फरोग के लिए मिलकर काम किया है। यकीन है सदर ट्रंप की क़यादत में पाकिस्तान को एक अजीम शराकतदार मिला है। क्या कहना चाहेंगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस पेशकश और इन अवामिल में सदर ट्रंप का आगे बढ़ना, उसका खैर मकदम किया जा रहा है, सराहा जा रहा है? देखिए हमजा, अमेरिका ने नो डाउट जो एक किरदार अदा किया है, एक बड़े ही सेंसिटिव माहौल में, एक बड़े ही सेंसिटिव जो है टाइमिंग पर, वो यकीनी तौर पर उसका खैर मकदम होना चाहिए। देखिए जंग जो है वो किसी भी मुल्क के लिए किसी तरह से खैर साबित नहीं हो सकती।
اور یہ پاکستان اور انڈیا جس طرح سے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کے لوگوں کے حالات ہیں، تو کوئی بھی جمہوری ملک جو ہے وہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم جنگ کے خلاف ہمیشہ سے تھے، ہیں اور رہیں گے. لیکن بات دیکھیے جب اپنے دفاع کی آتی ہے، بات جب آپ کے سیلف ریسپیکٹ کی آتی ہے، جب آپ کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کو پیغام نہ دیں، تو پھر دیکھیے جنگ کرنا لازم ہو جاتا ہے. اب قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ مومن جو ہے وہ کبھی مشکل وقت میں گھبرایا نہیں کرتا. تو آج وہی ہوا کہ جب پاکستانی قوم پر، پاکستانی افواج پر یہ مشکل وقت آیا، تو دونوں نے جس طرح سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور دونوں نے جس طرح سے اس جنگ کا سیسا پلائی کی دیوار کے مانند جو ہے وہ مقابلہ کیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے. میں یہاں تذکرہ کرنا چاہوں گی خاص طور پہ جس طرح باجوہ صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام ایسے لوگوں نے جن کو اب تک جو ہے پاکستان میں ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جا رہا تھا، ان کے کردار کے اوپر میں ضرور بات کروں گی. DGIS پیار صاحب نے بھی بات کی اور میں اس بیان کا خیر مقدم جو ہے وہ کروں گی، کیونکہ دیکھیے پاکستان جو ہے وہ جنگ کبھی بھی کامیاب نہیں، کسی بھی جنگ میں تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اندرونی سپورٹ، اندرونی آپ کو اپنے عوام کی تھپکی میسر نہ ہو. تو دیکھیے جنگ بے شک ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، لیکن اس میں جذبہ جو ہے وہ عوامی شامل ہوتا ہے، تبھی کہیں جنگ جو ہے نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے. ابھی میں بیان خیر مقدم کیا گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے انڈیا کی طرف سے مختلف ایسے بیانات آ رہے ہیں جن سے مجھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ منافقت کی بو آ رہی ہے. اور یقینی طور پہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت بے حد فرسٹریشن کا شکار ہے. انڈیا کو جس طرح سے عالمی ہزیمت کا سامنا کرنا گیا، وہی مودی صاحب جو کہتے تھے کہ رافیل طیارے جب ہمارے پاس ہوں گے تو جنگ کا نتیجہ کچھ اور ہوگا. تو اب جنگ جس طرح سے شرمناک ثابت ہوئی وہ بھی سب نے دیکھ لیا. تو دیکھنا تو یہ ہے کہ اس فرسٹریشن کا جو ہے وہ کتنے عرصے بعد جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے جو ہے پاکستان کو کسی خدا نہ خواستہ ایسی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا متحمل نہ تو پاکستان ہو سکتا نہ ہی انڈیا ہو سکتا. لیکن جس طرح سے پاکستان نے، پاکستان کی افواج نے انڈیا کے اہداف کو نشانہ بنایا ہے، وہ ایک گہری چوٹ ہے. وہ اتنی گہری چوٹ ہے کہ اب تک جو ہے وہ انڈیا شاید اس سے سنبھل نہیں پایا ہوگا. تو یہ یقینی طور پر جو ہے اگر بیرونی ممالک جو ہے یا باہر کے جو بھی کچھ دوست ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اگر وہ اس طرح کا کوئی اقدام کر رہے ہیں تو یقینی طور پہ اس کو سراہنا چاہیے، کیونکہ جنگ جو ہے وہ ہمارے لیے کہیں سے بھی بہتر نہیں ہو سکتی. دوسری طرف میں یہاں پہ تذکرہ کرنا چاہوں گی، دیکھیے یہ تو معاملہ ہو گیا بیرونی جنگ کا. دیکھیے جب بھی دشمن ہمیں للکارے گا، پاکستانی قوم، پاکستانی افواج جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے نظر آئیں گے. لیکن معذرت کے ساتھ یہاں پر بہت بڑی بڑی ایسی سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں جنہوں نے اب تک جو ہے وہ کھل کر نہ تو مودی صاحب کے اس عمل کی مذمت کی ہے، نہ ہی انڈیا کی جو ہے وہ اس فیشزم کی مذمت کی ہے. اور وہ نام کون سے ہیں وہ سب جانتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. قومی یکجہتی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، دشمن کو کھل کر پیغام دینا چاہیے تھا، نام لے کر جو ہے وہ پیغام دینا چاہیے تھا، اور اس کی اس گھنونی حرکت کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آگے جا کے شاید بڑوں بڑوں کو جو ہے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ پاکستان پہلے، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی سیاست ہے یا اپنے کاروبار. باجوہ صاحب عائشہ صاحبہ نے آخر میں آپ کے جو ہے وہ طرف اشارہ کر دیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ نواز شریف صاحب کا بیان سامنے آیا، ٹویٹ کیا انہوں نے، لیکن تھوڑی سی تاخیر کر دی، کیا کہیں گے؟ دیکھیے سر، گزارش یہ ہے کہ کرٹیسزم کی ہر آدمی کو اجازت ہے. عائشہ صاحب ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے، ہمارے لیے ہماری بہن ہے، بڑی اچھی گفتگو فرماتی ہیں. دیکھیں میرا ان کے ساتھ پولیٹیکل اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسپیکٹ کا جو رشتہ ہے وہ ہمیں پہلے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اب بات کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی یا کسی اور کی، انہوں نے بات کی، ان کی اپنی سوچ ہے، بیکاز دیر از فریڈم آف اسپیچ ان پاکستان. ٹھیک ہے جی، آپ کو حق حاصل ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر نامزد کیا، اور اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور دیگر جماعتیں بھی وہاں پہ موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب انہوں نے مناسب سمجھا
जिस वक्त उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए थी उन्होंने प्रॉपर टाइम पे स्टेटमेंट दी है, ना वो लेट हुए हैं, ना उन्होंने बिफोर टाइम स्टेटमेंट दी है। मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जैसा जो एक सीनियर और एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, उन्होंने वो हमेशा बर वक्त बात करते हैं, बर वक्त काम करते हैं। देखें, यहाँ पर जो बात करनी थी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने करनी थी, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने करनी थी, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है, किसी किस्म की कोताही नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब ने इसमें इंटरफियर भी नहीं किया। मैं उस चीज को भी अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने किसी चीज को उन्होंने कोई एडवाइस नहीं की, किसी बात पर इंटरफेयर नहीं किया। उन्होंने देखा कि मेरी टीम जो है मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और क्या नाम है बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने सबने अपना अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ इनका हक है कि ये क्रिटिसाइज करें, लेकिन मेरी नजर में मियां साहब का जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल ऐन वक्त के मुताबिक था और उन्होंने बड़े सोच समझ के, बड़े नफेतुल अल्फाज में, बड़े मुदब्बराना अल्फाज में अपनी स्टेटमेंट दी है, जिसको मैं बाजवा साहब क्या समझते हैं? अभी जो सीज फायर वाला मामला है, डायलॉग का सिलसिला चल रहा है, इस पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान, क्या समझते हैं कौन से ऐसे अवामिल हैं कि इस जंग से दूर रहा जाए और दोनों ममालिक अच्छे तरीके से खुशअस्लूबी के साथ मामला तय पाए? सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली यकतरफा तौर पर भारत उस पर वाजिद है, उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए? माजी में तो भारत ने बहुत सारे इक़दामात कर लिए जो कश्मीर के हवाले से थे, लेकिन अब जो है इस तरह की इजाजत तो बिल्कुल पाकिस्तान नहीं देगा। तो आप समझते हैं कि कौन से ऐसे अवामिल हैं कि इस नौबत से, इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सके? आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पुट किया है। मैं ये समझता हूँ अवामल जो थे इस वक्त, जो आज की तारीख से ले जो अवामिल थे, उनमें पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका किरदार और उनका अपनी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करवाना और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद के सिलसिले में तुर्किया, ईरान, मिडल ईस्ट, सऊदी अरब और इवन यूके और अमेरिका और दीगर जो ममालिक थे उनके पास अपना मुकदमा पेश करना और उन्होंने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और उन्होंने उनको समझाया कि ये फॉल्स फ्लैग है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे बढ़ के जो एक थ्रेट था, देखें शायद ये मेरी बात कई लोगों को पसंद ना आए सर, वो थ्रेट था चीन का। चीन ने पाकिस्तान की बहुत मजबूत तरीके से इसे सपोर्ट किया है और इंडिया को ये वाज़ेह अल्फाज में मैसेज दिया कि दोनों सुपर पावर्स हैं, आप देखें, आप इस तरह न करें और हम इसके ऊपर बैठे हैं। और उन्होंने ये भी बावर कराया कि जो सिंध तास मुआहदा है, अगर आप ये समझते हैं कि सिंध का पानी आप बंद कर लेंगे तो सिंध के पानी से ऊपर हम भी बैठे हुए हैं, सिंध का पानी हमारे भी कंट्रोल में है। इसलिए मैं ये समझता हूँ, लेकिन आज उनको जो हजीमत उठाना पड़ी है, ये जो हिंदू हैं ये बड़े तंग नजर है, इनको मशहूर है कि ये बड़े हिंदू दुनिया तंग नजर होता है। वो बड़े परेशान है, बड़े पशेमान है और जब तक उन्होंने देखा नहीं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के आपका पॉइंट आया। आखिर में आपसे और आयशा सरवर से एक सवाल, पाकिस्तान के अवाम और तमाम स्टेक होल्डर के लिए आपका क्या पैगाम होगा? बाजवा साहब, पहले आपसे जानना चाहूंगा। मैं तो यही कहूंगा कि इंशाल्लाह जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़े पाकिस्तान को, हम लोगों की, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोगों की, किसी भी या आम आदमी की, तो मेरा पैगाम यही है कि जिस तरीके से आपने इससे पहले अपना किरदार अदा किया है, ऐसे ही हमारा किरदार आइंदा भी होना चाहिए, इससे कम नहीं।
इससे बेहतर होना चाहिए। आयशा साहबा, आप आखिर में पाकिस्तान के अवाम और तमाम स्टेक होल्डर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आयशा साहबा को आवाज नहीं जा रही। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया। आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और आयशा नुमान साहबा हमारे साथ मौजूद थी तज्जियाकार। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान की जानिब से भरपूर तरीके से अपने मदे मुकाबिल भारत को जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने बारहा ये बात बावर करवाने की कोशिश की कि पाकिस्तान के अवाम जंग नहीं चाहते, चूंकि दहशत गर्दी जो है वो एक मुश्तरका मामला है, उसको मुश्तरका तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसके खिलाफ मुश्तरका तौर पर लड़ाई की जा सकती है। पाकिस्तान ने मजम्मत की पहलगाम वाक़े की। पाकिस्तान ने इस बात को वाज़ेह किया कि दहशत गर्द जो होते हैं उनका कोई मजहब, उनकी कोई कौमियत या उनका कोई मुल्क नहीं होता। लेकिन भारत पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराता रहा। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पेश किया और भारत को मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी भी करवाई, गैर जानिबदाराना तौर पर तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया और मुकम्मल ताउन करने का भी कहा। लेकिन उसके बावजूद भारत अपने हठधर्मी से बाज ना आया। भारत ने पाकिस्तान पर बारहा हमला किया और पाकिस्तान ने अपनी सालमियत की खातिर, अपनी बका की खातिर, अपनी आवाम के हमरा खड़े होकर भरपूर तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत को मुंह का खाने पड़ी। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।